बच्चों सुप्रभात। मैं दिवाकर सरोज आपका हिंदी शिक्षक आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले की कक्षा में हम अपनी पुस्तक बसंत भाग 2 के तीसरे पाठ हिमालय की बेटियां को पढ़ चुके हैं। आज के कालांश में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के उत्तरों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेख से, जिसका पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग पाठ जब पढ़े थे हिमालय की बेटियाँ, उसमें नागार्जुन ने नदियों को बेटियों के रूप में, प्रेयसी के रूप में और भी विभिन्न रूपों में जाना था। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि भारतीय संस्कृति में नदियों को माता कहा गया है, परंतु अपने इस निबंध में लेखक अर्जुन ने नदियों का बेटी, प्रेयसी तथा बहन के रूप में भी चित्रण किया है। नदियाँ हिमालय की बेटियां हैं। पर्वतराज की गोद में इनकी चंचलता देखकर लेखक ने ऐसा कहा है। नदियाँ बादलों की प्रेमिका है, उनसे वर्षा का उपहार पाकर ये प्रसन्न हो जाती हैं तथा अपने उफान पर आ जाती हैं। लेखक नदियों को बहन भी बना लेते हैं, क्योंकि उनके किनारे बैठकर वह अपनी समस्याएं सुलझा लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग संक्षिप्त में उसका उत्तर यही लिखेंगे कि लेखक नागार्जुन ने नदियों को बेटी, प्रेयसी तथा बहन के रूप में चित्रण किया है या माना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, मतलब कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की इस पाठ में क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो हम लोग जब पाठ पढ़े थे तो उसका उत्तर इसमें इस प्रकार दिया था कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली दो बड़ी नदियां हैं। इनका नाम सुनते ही हिमालय से निकलने वाली अन्य छोटी बड़ी नदियों की याद आ जाती है, जो इन दो बड़ी नदियों के बीच बहती है। लेखक बताते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो बस दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की बूंदें हैं, जो एकत्र होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। कहने का अर्थ है कि हिमालय पर जमी बर्फ पिघलकर नदियों का रूप ले लेती है और यह नदी बहकर समुद्र तक पहुंच जाती है। तो पाठ जब हम पढ़े हैं तो उसमें लेखक नागार्जुन ने ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी की ये विशेषताएं बताई थी। अब प्रश्न 3 है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने एक बार काका कालेलकर का जिक्र किया है। उन्होंने नदियों को लोकमाता कहा है, जबकि नागार्जुन ने बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में माना था, लेकिन काका कालेलकर ने लोकमाता कहा। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि नदियाँ माता स्वरूपणी हैं। मानव सभ्यता के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मानव जीवन के लिए यह आवश्यक है कि यह जीवनदायिनी है। नदियों के किनारे ही मानव ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती करना शुरू किया। नदियों के जल ने सिंचाई तथा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक युग में पनबिजली परियोजनाएं, यानी कि जो बिजली बनाने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, नदियों पर ही निर्भर है। इतना ही नहीं, सदियों से नदियां गांवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही हैं, फिर भी हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने इन्हें लोक माता कहा है। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जिस प्रकार माता अपने बच्चे के लिए ढेर सारी परेशानियां सहकर भी उसको हर प्रकार से खुश रखती है, उसी प्रकार हमारी जो नदियां हैं वो भी ढेरों सारे परेशानियां सहकर, ढेरों सारे गम अपने में समेट कर हम लोगों को हमेशा खुश रखती हैं, हमेशा हमारे लिए भलाई का ही काम करती हैं। हम लोग भले ही उसमें ढेर सारा कूड़ा कचरा गंदगी वगैरह डालते हैं, फेंकते हैं, लेकिन वो नदियाँ इससे
बिल्कुल भी हमारे लिए कुछ बुरा नहीं सोचती हैं, बल्कि हमें हमेशा खुश रखने का प्रयत्न करती हैं, जैसे कि माता अपने बच्चे के लिए करती है। प्रश्न नंबर अंतिम है 4 कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो पाठ के अनुसार इसका उत्तर होगा, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, गहरी गुफाओं, उपवनों, वनों तथा सागरों की प्रशंसा की है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। भाषा की बात का उत्तर अगले भाग में हम लोग करेंगे, क्योंकि भाषा की बात भी में ढेर सारे प्रश्न हैं, इसलिए 2 भागों में इसका उत्तर हम लोग जानेंगे। पहले ये हो गया लेख से का उत्तर आज, अब अगली कालांश में हम लोग भाषा की बात का उत्तर जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।